बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड पेपर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपकी केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। और पार्ट फर्स्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि आपका इक्विलिब्रियम वगैरह है, तो उसको मैंने अभी रेस्ट पोजीशन में रखा है, उसको अभी आप रेस्ट ही करने दीजिए। सेकंड पार्ट में जो इम्पोर्टेंट है पहले उनको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर जैसे ही सेकंड पार्ट आपका खत्म होता है तो बाकी के जो सिलेबस हैं उनको रिवाइज करने के साथ साथ हम लोग उनको एक बार फिर से देख लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छूट रहा है। बात करनी है आज हम लोग को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शंस के बारे में। आखिर देखते हैं कि आखिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को डराती क्यों है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आप लोग अपने मन में किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम बिल्कुल निकाल दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डराती है। बिल्कुल डराती नहीं है। एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें अपने बाकी के तीनों केमिस्ट्रियों से, यानी कि अगर हम एनालिटिक केमिस्ट्री टेक्निक्स से बात करें, या फिर अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करें, या फिर अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से बात करें, तो इन सभी के कंपेयर में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। बड़ी आसान चीजें हैं, हम लोग बड़े आराम से इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा वो ये होगा कि जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूं उनको कम से कम आप अपनी नोट्स खोल करके, अपनी बुक्स खोल करके कम से कम एक दो बार आप रिपीट करते जाएंगे, तो ये डर आपका हमेशा के लिए निकल जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ये कहता था कि जितनी भी चीजें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर से, या फिर हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं उनसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते थे वह आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते थे, यानी कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहे गए। पहले के साइंटिस्टों का मानना यह था कि किसी भी तरीके से आपका जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो नेचुरल ऑब्टेंड है, उनको सिंथेसाइज्ड किया जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए, जैसे कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देने वाले आपके जे बर्जीलियस थे, जिन्होंने ये बात बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वह सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे आसपास अवेलेबल जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं से वो ऑब्टेंड होते हैं, उनको सिंथेसाइज किया जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इनका ये कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक नहीं चला और कुछ साइंटिस्ट धीरे धीरे आते गए और उन्होंने इनकी पूरी की पूरी थ्योरी को ही ध्वस्त कर दिया, मतलब गलत साबित किया। और सबसे पहले कुछ साइंटिस्टों ने मिल करके सबसे पहले यूरिया का निर्माण कर दिया, यानी कि NH2CO NH2 का फॉर्मेशन हुआ। यूरिया को सिंथेसाइज कर देने के बाद से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी ज्यादा पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो 1780 यानी कि 1780 के करीब में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में रिसर्च जो हुआ स्टार्ट हुआ, यानी कि आज के नियर अबाउट अगर मान लिया जाए तो नियर अबाउट अप्रॉक्स 240 साल पहले पुरानी केमिस्ट्री है ये आपकी ऑर्गेनिक्स। आपकी ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री अगर आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा पुरानी है, तो ये ज्यादा पुरानी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 240 साल पुरानी है। बाकी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है। लेकिन ये आपका 1780 के अप्रॉक्स इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया गया और सरप्राइज ये है कि अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9 मिलियन प्रोडक्ट खोजे जा चुके हैं। यानी कि 9 मिलियन का मतलब 90 लाख प्रोडक्ट इनके खोजे जा चुके हैं। अभी भी रिसर्च हो रही है, यानी कि अभी भी ये लगातार इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अप्रॉक्स 9 मिलियन रिसर्चेस हुए इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 240 ईयर में। और 240 ईयर्स में आखिर इतने सारे रिसर्च कैसे हुए, क्या वजह थी इसके पीछे? तो उसके पीछे अगर हम लोग बात करें तो इनकी एक बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हम लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और वो होता है आपका NH2CO। यानी कि NH2 का फॉर्मेशन। NH2 का फॉर्मेशन होता है आपका
कार्बन। इस कार्बन की बड़ी अच्छी कहानी है। एक्चुअली कार्बन के बारे में अगर हम देखें तो इस कार्बन के पास में एक यूनिक कैटेगरी होती है, और वह यूनिक कैटेगरी होती है इसकी क्या, वह होती है इसकी टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, जनरली अगर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वह सभी के सभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डाई कोवेलेंट बॉन्ड, ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये आपका कार्बन इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जो कि टेट्रा कोवेलेंट बना सकता है। इसकी टेट्रा कोवेलेंसी को डिफाइन करने के लिए इसको हम लोग एक छोटा सा टर्म दे देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। क्या कहते हैं इसको, कैटेनेशन कहते हैं। अभी जो आपका कैटेनेशन का टर्म है तो आप लोगों को ये सब कहीं आप लोगों ने पहले सुना नहीं होगा, और अगर आपने कभी सुना भी होगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये कैटेनेशन है क्या। ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रख लेना कैटेनेशन के लिए कि कैटेनेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटम के द्वारा कोई भी एटम कितना ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बना सकता है, यानी कि खुद के साथ, सबके साथ नहीं, खुद के साथ। तो कोई भी एटम खुद के साथ कितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बना सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपका कार्बन है वो और किनके साथ बॉन्ड बना सकता है, तो मेनली इनके जो बॉन्ड होते हैं वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन के साथ में और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके साथ कार्बन इजीली बॉन्ड बना सकता है। और जब कार्बन इनके साथ बड़े ही अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत ही इजीली अगर बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए कुछ और बातों के साथ में हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के साथ में आखिर सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई, बनाया गया अमोनिया, यानी कि NH2CO NH2CO की खोज के बाद से इतनी ज्यादा मात्रा में इनके ऊपर क्रांति आई, इतना ज्यादा रिवोल्यूशन हुआ केमिस्ट्री के साथ में कि सबसे पहले आपका जो सब्सटेंस आया, यानी कि जो कार्बन आया, उस कार्बन को हम लोगों ने एक यूनिक कैटेगरी दे दिया। और हमको लग रहा था कि यह जो आपका कार्बन है वह सिर्फ और सिर्फ दो के ही साथ बॉन्ड बना सकता है, वो होगा आपका CHO, यानी कि ये तो या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है या फिर आपके ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। इसीलिए फिर हम लोगों ने देखा क्या कि CH4 आ सकता है, या फिर C2H4 आ सकता है, या फिर आपका CO2 आ सकता है। तो कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस हमने देखे जिसमें से हम लोगों को ये लगने लगा कि कार्बन या तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा या तो फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब आपकी पूरी तरीके से पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया गया, यानी कि आपके सामने जब आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद फिर इतने ज्यादा सरप्राइज निकलने लगे इस कार्बन के बारे में कि सारे के सारे साइंटिस्ट सर पे हाथ रख लिए, यार इतना सारा प्रोडक्ट ये बना सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्कूल्स, कुछ कोचिंग्स ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बना दें। मैं आपको यहाँ पर एक्सपर्ट बनाने नहीं आया हूं, मैं आपको छोटी छोटी चीजें थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोग बड़े ही ध्यान से उसको समझते जाइएगा। तो सबसे पहला काम देखो कि आखिर इस कार्बन और इस कार्बन के बारे में मैंने आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने इनके बारे में बताया था कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैंने अबाउट रूल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको क्वांटम थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2 and 4। अगर इसका एसपीडीएफ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो कार्बन इन ग्राउंड स्टेट के लिए यह क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, जैसे ही हम लोग करते क्या है कि इस ग्राउंड स्टेट में अगर हम लोग इसका बैलेंसी बनाए तो यह कैसे बनेगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके s में, और p ब्लॉक में यानी कि p चैम्बर में इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2। ठीक है,
लेकिन जैसे ही इसके कार्बन को हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेड कर देते हैं, एक्साइटेड होने का मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इधर चला जाएगा, तो यहां पर इसके पास में यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है और यहां पर इसके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास में बचता है तो वह होते हैं आपके अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4। और यह सारे के सारे जितने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दे ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव द टेंडेंसी टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन सभी के सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास में टेंडेंसी होती है कि वह सभी के सभी बना सकते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो ये तो हम लोगों का हो गया थोड़ा सा कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब जरा सा देखना कि यहां पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, यानी कि जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। सिग्मा पाई बॉन्ड को डिफाइन करते हुए मैंने आपको बता दिया था कि जहां पर आपका सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर बिना कुछ सोचे समझे आप ये जान लेना कि वहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, जहां पर भी आपका डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने लगता है वहां एक सिग्मा और आपके 2 पाई हो जाते हैं। इसी चीज को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे कि जब हम लोगों को किसी भी बॉन्ड में अगर हमको सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन करना हो तो डायरेक्टली आप उसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, जितना सिग्मा वही आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है तो सबसे पहले हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं। और जैसे कि अगर सपोज करो कि हमने यहाँ पर रख लिया है CH4, ठीक है। अब इस CH4 का सारा स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि अब यहाँ पर आपका जो CH4 है इस CH4 में कार्बन को सेंट्रलाइज कर लो और इसके सेंट्रलाइज करने के बाद एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहां बना दो। यहां पर इसके एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 साइड में इसके मूव कर गए। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर चारों तरफ हो गए बेटा, लेकिन इसके साथ में अब यह क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, और ये हो गया आपका चौथा हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, अब देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, तो इसका स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरीके से, है ना। एंगल वगैरह आप लोगों को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि एंगल कैसे निकालोगे, तो आप एंगल वगैरह को लर्न करो या फिर आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ दूसरा सिग्मा, यहाँ तीसरा, यहाँ पर चौथा, यानी कि यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड बने थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके 4 हो गए, यानी कि यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वह आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो ये कि जैसे यहाँ पर हमने CH4 का एग्जांपल लिया था, लेकिन अब यहाँ पर CH4 की जगह पर जो हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं वह एग्जांपल लेने वाले हैं हम लोग किसका, C2H4 के बारे में। ठीक है, अब C2H4 का हम लोग को बताना है कि आखिर इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है वह हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है। तो देखो जरा सा कि जैसे कि अगर सपोज करो कि यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन का इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ 3 ही अटैचमेंट दिखाना होगा आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो अभी किसी के साथ वर्क कर नहीं रहा है। दूसरा कार्बन यहां पर रख लो और उसके साथ में भी आप अटैचमेंट दिखा दो सेम वैसे ही जैसे कि आपने दिखाया हुआ था। तो ये ऐसे, ठीक है, यहां पर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टेड है, यानी कि एक सिग्मा तो यहां बन गया। साथ ही साथ अगर आपके यहां पर बाकी के इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, लेकिन एक सरप्राइज की बात यह है कि अभी भी आपका एक इलेक्ट्रॉन कहीं छूट रहा था, याद है आपको, थोड़ा सा दिमाग में इतना सा देखो, वो कहां पर था कि वो वाला आपको पता है कि p ऑर्बिटल का आपका कार्बन है और p ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो आपके डंबल का शेप होता है। इसके एक साइड में यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और
उसी की जगह पर आपका ये वाला पार्ट है, ये दूसरा वाला, उसको भी ला करके आप यहां पर अटैच कर दो। आपको पता है कि केवल एक ही जगह पर आपका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो टेंशन की ज्यादा बात होगी नहीं। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसको यही कर दो दोनों, ठीक है। इसको नीचे वाले पे छोड़ दो। अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो आपका सीधे सीधे एक सिग्मा दिखा रहा है, और जब कहीं भी जो आपका p ऑर्बिटल होता है, उस p ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग पर वह पाई बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर एक बॉन्ड का क्रिएशन यहां पर भी होगा, और ये बनाएगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। बचा क्या, 4 हाइड्रोजन, तो भाई कुछ मत करो, लगा दो यहां, ये हो गए आपके हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इनका कैसे होगा, तो ये कार्बन, इनके साथ में डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये दो इधर, ये तो इधर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। जब हमको काउंट करना होता है कि इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग सीधे करेंगे क्या, पाई बॉन्ड, चल हट, बचा क्या, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसको लेकर के इधर देखो, सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन के साथ में यहां पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन को लेकर के यहां पर भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बस बात खत्म। तो आप लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि इनका सारा का सारा आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना देख लेंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग इसके बाद फिर आपका बात करने वाले हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कि आपका हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जो मेनली जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपका CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंडेंट है। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग प्लीज बिल्कुल रेडी हो जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और अपने नोट्स को बिल्कुल सतर्क तरीके से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक से प्यारे एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।